नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार का वह बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के जमींदार की खंडहर हवेली और लैंड सेलिंग में गई जमीन, बची खुची थोड़ी सी 10-12 एकड़ जमीन का उदाहरण दे करके कांग्रेस की बेइज्जती की थी, उस पर बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। अब तक वो कांग्रेस की हवेली खंडहर बता रहे थे शरद पवार जी। उस हवेली को रिपेयरिंग करने की भी ताकत जमींदार के पास नहीं है, ऐसा कह रहे थे। हवेली खंडहर है, जमींदार अपनी हवेली से बाहर निकलता है तो बाहर हरियाली देखता है तो सोचता है कि हमारे ये सब पूरी खेती हमारी हुआ करती थी, आज नहीं है। तो ये कांग्रेस की हालात की जिक्र करते हुए शरद पवार जी जो कहे थे, उस पर प्रतिक्रिया काफी टेढ़ी आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने तुरंत कह दिया था कि जिन लोगों को जमीन रक्षा करने के लिए कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी थी वो जमीन चोर निकले, वो डकैत निकले। मतलब इस एक तरह से तत्काल नाना पटोले ने शरद पवार जी को जमीन चोर और डकैत आदि कह ही दिया था। आज शरद पवार जी जो महाराष्ट्र की सरकार बनवाए हैं, जिसके वो चाणक्य हैं, जिसको निर्माता हैं, जिसके वो जनक हैं, उसी सरकार के प्रमुख मंत्री, राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी के अत्यंत करीबी बाला साहब थोरात ने शरद पवार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार जी बाहर बैठ करके व्यंग न करें, उनका वो कांग्रेस में खुद चले आए, पूरी पार्टी ले कांग्रेस चले आए। अगर उनको लगता है तो कांग्रेस में आ जाए तो कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग बाहर बैठ के टीका टिप्पणी ना करें, मतलब शरद पवार अपनी पार्टी को कांग्रेस से विलीन कर लें। वैसे ये टिंगल है, यह व्यंग है, यह सटायर है, लेकिन निश्चित है इसका रिएक्शन उधर से भी आएगा। वैसे ऑल इज वेल नहीं है सरकार में, इस तिपहिया सरकार में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तिपहिया सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल वाली स्थिति नहीं है। संजय राउत जो शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो कह चुके हैं कि सब अच्छा नहीं है, फिर भी हमारी सरकार 3 साल चलेगी। सब संतुष्ट नहीं है, फिर भी सरकार 3 साल तक चलेगी। अगले 3 साल अर्थात ये 5 साल कार्यकाल ये सरकार पूरा करेगी। लेकिन जिस तरह से शब्द बाण, व्यंग बाण चल रहे हैं, उससे तो उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। उससे तो ये लग रहा है किसी रणनीति के तहत शरद पवार जी ने ये बयान दिया है, और जिस रणनीति तहत बयान दिया है वह काम करती, वो कारगर होती दिख रही है। शरद पवार हवा में तीर नहीं मारते, शरद पवार सोची समझी रणनीति के तहत काम करते हैं। कहा जा रहा है, राजनीतिज्ञ विश्लेषक कह रहे हैं कि शरद पवार जी महाराष्ट्र में 2 ही पार्टी देखना चाहते हैं, एक बीजेपी, दूसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। बाकी सबको धीरे धीरे वो खत्म कर देंगे, ऐसी रणनीति बना के काम कर रहे हैं। इसमें वो बीजेपी की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ऐसा भी सभी समीक्षकों को लग रहा है। क्योंकि अगर शरद पवार चाहते तो उनके लिए तो वो दरवाजा खुला था जिसमें डीसीएम का पद भाजपा के थ्रू पहले मिल चुका था। इसके पहले भी उनको ऑफर था, वो भाजपा की सरकार इसके पहले भी राज्य बनवा चुके हैं, बिना किसी शर्त के बनवा चुके हैं। तो जो शिवसेना के साथ सत्ता में आए, शिवसेना को धर्मनिरपेक्ष बना दिए, यह बना करके शिवसेना का भविष्य शरद पवार ने बिगाड़ दिया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। क्योंकि शिवसेना का जो वोट बैंक था वो कट्टर हिंदूवादी वोट बैंक था, अब वो धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं। धर्मनिरपेक्ष बनने के बाद वो जो काम फ्लोटिंग वोटर होता है वो उन्हें वोट क्यों देगा, वोट देने से पहले 10 बार सोचेगा। कारण अगर वो धर्मनिरपेक्ष वोटर होगा तो धर्मनिरपेक्ष के नाम पर जो शुरू से है जो पार्टियां हैं उनके साइड में जाएगा। क्योंकि नया धर्मनिरपेक्ष बनना, रह के राम भक्त बन जाना, इसमें वो कंफ्यूज होगा। तो ये शिवसेना को बर्बाद करने की रणनीति शरद पवार बनाए हुए हैं, ऐसा जानकार कह रहे हैं। अब कांग्रेस को उन्होंने चिढ़ा दिया है, कांग्रेस से बौखलाहट मची हुई है। निश्चित है कांग्रेस कुछ कदम उठाएगी। अभी तो बयानबाजी चल रही है, आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आगे 5 राज्य, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, गोवा का चुनाव है। तो इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को यह फेस करना पड़ेगा कि वो कट्टर हिंदूवादी पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार में है, तो उन्हें मुस्लिम वोट, उन्हें धर्मनिरपेक्ष वोट
कैसे उत्तर प्रदेश में, कैसे बिहार में, कैसे उत्तराखंड में या उन राज्यों में मिलेंगे जहां चुनाव होने जा रहा है। तो ये संकट कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा है। कांग्रेस अपनी छवि कैसे बचाए, अपने को धर्मनिरपेक्ष कैसे बता पाए, जबकि वह सत्ता में, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में सत्ता में एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी कहलाने वाली शिवसेना के साथ शामिल है, सत्ते में भागीदारी है, उसकी 1/3 की हिस्सेदारी है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो अपने को धर्मनिरपेक्ष कैसे प्रमाणित कर पाएगी? इसका बुरा असर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात सभी जगह देखने को मिलेगा। वैसे कांग्रेस के बात जो कुछ है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये इस पर विचार विमर्श शुरू कर चुके हैं। इधर संजय राउत शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि वह उत्तर प्रदेश और गोवा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गोवा को चुनाव सामने है। उनका कहना है गोवा की 40 सीटों में से 20 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से कम 70-80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले भी लड़ चुके हैं, जमानत जब्त हुई है। शिवसेना पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है, जमानत नहीं बची है। बिहार में प्रयोग कर चुकी है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है। अब चूंकि मुख्यमंत्री हो गया है, पहली बार कोई मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार से हुआ है, उद्धव जी ठाकरे जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है, तो उद्धव ठाकरे की छवि तो क्लीन नेता की क्लीन छवि है। तो उनके सहारे वह चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ फायदा मिल जाए, राष्ट्रीय स्वरूप उनका हो जाए। यह ऐसी कोशिश शिवसेना के सारे नेता जाने। लेकिन जिस जगह सत्ता में हैं, जहां सरकार में हैं, अगर वो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, अगर इस धर्मनिरपेक्ष सरकार के मुखिया हैं तो वो धर्मनिरपेक्ष ही हैं। तो जब धर्मनिरपेक्ष पार्टी शिवसेना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जाएगी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी शिवसेना गोवा में चुनाव लड़ने जाएगी, तो उसका वोट बैंक का फोकस क्या होगा? किसको केंद्रित करके वह प्रचार करेगी? क्या वो अपने को धर्मनिरपेक्ष के रूप में प्रचारित करेगी? क्या वो कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगी? अगर धर्मनिरपेक्ष रूप में प्रचारित करेगी, अर्थात मुसलमानों के पक्ष में वो बयान देगी, उनके पक्ष में वो खड़ी होगी, तो निश्चित है कि वो जो धर्मनिरपेक्ष वोटर है वह 10 बार सोचेगा कि धर्मनिरपेक्ष कब बने हैं? महाराष्ट्र में सरकार लाने के लिए मजबूरी में धर्मनिरपेक्ष बने हैं। और इस स्थिति में अगर वो धर्मनिरपेक्ष हैं, तो जो पहले से धर्मनिरपेक्ष लोग हैं उनको वोट दें या नए नए धर्मनिरपेक्ष वोट दें। अगर वो वहां जाकर के बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश करते हैं, कट्टर राम भक्त बनते हैं, कट्टर हिंदू बनते हैं, कट्टर सनातनी बनते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार गिर जाती है। महाराष्ट्र क्योंकि कांग्रेस तुरंत हट लेगी। वैसे भी उम्मीद यही दिख रही है, कांग्रेस हटने के पक्ष में अभी खड़ी बैठी है। मैं कह रहा हूँ, मतलब खड़ी भी है, बैठी भी है। जैसा मौका मिलेगा वो हट लेगी कांग्रेस, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष अगर ये बन के जाएंगे तो कांग्रेस नुकसान करेंगे, वहाँ के समाजवादी पार्टी करेंगे, वहाँ पर मायावती करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात, वहाँ 17 सीट लेने जा रहे हैं। अगर वो राम भक्त बन के जाएंगे तो फिर कांग्रेस यहाँ से सत्ता से हट जाएगी और सरकार गिर जाएगी। तो इस एक भयगति सांप छछुंदर केरी वाली बात हो गई है। हवा में तो ठीक है, अच्छी बातें कर लेना ठीक है, चबा चबा के हिंदी बोलना ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वह समझना बड़ा कठिन है। इसके बाद चुनाव में जब गए थे उत्तर प्रदेश में, जहां भी चुनाव लड़े हैं वो कट्टर हिंदू बन के चुनाव लड़े हैं। अब ये अगर वहां कट्टर हिंदू बन के चुनाव लड़ने जाएंगे तो महाराष्ट्र से हाथ धो देंगे, और कट्टर धर्मनिरपेक्ष बन के जाएंगे तो वहां वोट क्यों मिलेगा? इस तरह से शिवसेना हासिल कर रही है कि अपना नुकसान कर रही है, ये तो आकलन शिवसेना के रणनीतिकारों को लगाना पड़ेगा, आकलन करना होगा, क्योंकि घाटे का सौदा है। जिस तरह संकेत दिख रहे हैं, शरद पवार किसी एक फिक्स एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। शरद पवार अपना एजेंडा खुद फिक्स करते हैं, अब उसका फायदा कोई और उठा ले वो अलग बात है। तो निश्चित है कि शिवसेना घाटे के सौदे में है। यहाँ अगर वो बाहर चुनाव लड़ने जा रही है तो राज्य हाथ से जाएगा, बाहर नहीं जा रही है तो भविष्य में विस्तार का मौका खत्म हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं दोबारा ऐसा मौका आएगा कि नहीं, राम जाने। और आज सबसे आश्चर्य होता है कि उस शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं वो संजय राउत, वो अपने को बिना कारण जरूरत नहीं होके भी अपनी तुलना बंगाल की ममता बनर्जी से करने लगते हैं, महाराष्ट्र की तुलना बंगाल से करने लगते हैं, तमिलनाडु से करने लगते हैं, केरल से करने लगते हैं। वो माने ये आश्चर्य की बात है। महाराष्ट्र एक उन्नत राज्य है, महाराष्ट्र एक सभ्य राज्य है, एक कर्मठ राज्य है। यहाँ का हर नागरिक अपने अधिकारों को समझता है, अपने कर्तव्यों को समझता है। बंगाल जैसी भूखमरी की स्थिति से जूझ रहे
बंगाल से राज्य से महाराष्ट्र की तुलना करना ये शर्मनाक बात है। बंगाल में तो कलकत्ता में भी भुखमरी की स्थिति है। आप यहाँ मुंबई में या किसी भी गांव में चले जाइए तो रोटी उपलब्ध है, लोग खाने के लिए नहीं मर रहे हैं। बंगाल के बहुत सारे इलाकों में पेड़ पत्ते तक लोग खा रहे हैं। ऐसे यहाँ की तुलना वहाँ से करना भी गलत है। लेकिन पता नहीं विपक्ष गैर भाजपा गैर एनडीए बनने के चक्कर में संजय राउत महाराष्ट्र की तुलना ऐसे राज्यों से कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र जैसे उन्नत राज्य को, समृद्धशाली राज्य को, सुशिक्षित राज्य को उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए। और केरल तो एकदम, केरल ऐसा राज्य है जहां हर दिन हत्याएं हो रही हैं, हर दिन सामूहिक कुकर्म हो रहे हैं। बंगाल केरल में हमेशा बुरा से बुरा ही काम होता है। वहां धर्म परिवर्तन के नाम पर क्या क्या हो रहा है ये संजय राउत को मालूम है, प्रवक्ता हैं वो और पत्रकार हैं। लेकिन फिर भी तुलना कर रहे हैं, ये बड़े हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है। ठीक है, राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, वो उद्धव ठाकरे जी को एक राष्ट्रीय पटल पे लाना चाह रहे हैं। वैसे भी उद्धव ठाकरे जी आज से नहीं, जब से शिवसेना प्रमुख बने हैं, अथवा शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र होने के नाते वो पहले से भी राष्ट्रीय पटल पर हैं। पूरा देश जानता है उनको। देश ही क्या, जब तक बाला साहब ठाकरे थे शिवसेना को पूरा विश्व जानता था। विश्व में जहां भी हिंदू रहता है वो बाला साहब ठाकरे को जानता था, मानता था, सम्मान करता था। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी को वो छवि नहीं बन पाई है, लेकिन ये उनका सौम्य स्वभाव है। पूरा देश उनके सौम्य स्वभाव से परिचित है। लेकिन इनकी तुलना ममता बनर्जी जैसे सनकी से करना ये बुद्धिमानी नहीं है। संजय राउत को भी अपने को समझना पड़ेगा, उन्हें समझ बूझकर बोलना पड़ेगा। मीडिया का डंडा सामने देखते ही जिस तरह से प्रवचन देने लगते हैं ये उचित नहीं है। उन्हें बंगाल से तुलना कदापि नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र जैसे संभ्रांत सुशिक्षित सभ्य राज्य की तुलना एक उजड़े चमन वाले राज्य से करना अच्छा नहीं, कदापि अच्छा नहीं है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अच्छी बात है। और देख लीजिएगा, ममता बनर्जी किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे को के नेतृत्व में या उद्धव ठाकरे को विपक्ष का संयुक्त नेतृत्व प्रदान कभी नहीं करने देंगी। वो खुद प्रधानमंत्री दावेदार बनने जा रही हैं, उनकी इच्छा है। और ये कितना भी शिवसेना उनके पक्ष में बोल ले, लेकिन वो नहीं होने देंगी। लेकिन शरद पवार और कांग्रेस कब क्या करेगी पता नहीं। शरद पवार के बारे में तो कोई कुछ भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता। और महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है। आम आदमी पार्टी भी नुकसान किसा करेगी या फायदा कहाँ से उठाएगी, वो धर्मनिरपेक्ष वोटों के लिए जानी जाती है। तो धर्मनिरपेक्ष इस महाराष्ट्र में या पूरे देश में कई दलों के अलावा शिवसेना नई पार्टी बहुत पुरानी है, धर्मनिरपेक्ष खेमे में आ गई है। तो अब धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा कैसे होगा ये सामने दिखेगा। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि शिवसेना उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात हर जगह चुनाव लड़ेगी। लड़ना भी चाहिए। आज मुख्यमंत्री शिवसेना का है तो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने का, पनपने का, विस्तार करने का पूरा मौका है, करना भी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगता है संजय राउत को महाराष्ट्र की तुलना केरल से करना, महाराष्ट्र की तुलना बंगाल से, भूखे नंगे बंगाल से करना, ये उचित है क्या? मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की नहीं कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। उचित है या अनुचित है? आप अपना कमेंट निश्चित रूप से चैनल के कमेंट बॉक्स में करिए, अपनी राय बताइए। धन्यवाद।